मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान से संबंधित 47 प्रश्नों का अध्ययन हम कर चुके थे। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, बालाथल सभ्यता स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला कथन है, बालाथल सभ्यता उदयपुर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और दूसरा कथन है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। तो जो बालाथल सभ्यता है के स्थल के संबंध में इनमें से जो सत्य कथन है उसको हमें चयन करना है कि इनमें से सत्य कथन है वो कौन सा है। तो पहला कथन था वो ये था कि बालाथल उदयपुर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। दूसरा इसमें है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले। और चौथा कथन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। तो इसमें ये तीनों ही कथन है वो असत्य हैं। और कथन नंबर जो 4 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी, ये कथन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 49 है, बालाथल से प्राप्त साक्ष्य है, जो बालाथल सभ्यता है उससे प्राप्त साक्ष्य के संबंध में कौन सा प्रमाण है वो सही है। तांबे के चाकू, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन, यानी ये जो धातुएं साक्ष्य के तौर पे वहाँ पे मिली है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें चारों ही जो ऑप्शन दिए हैं चारों ही सत्य हैं, इस सभ्यता से संबंधित है। यानी बालाथल सभ्यता के से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, तांबे के चाकू भी वहाँ पे मिले हैं, छेनी बाण भी मिले हैं, कर्णफूल भी मिले हैं और गले के हार की लटकन भी मिली है। तो ये चारों ही इसमें सही माने गए। 50 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र संचयी संस्कृति सभ्यता स्थल कौन सा है जहाँ से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ताम्र संचयी संस्कृति या सभ्यता स्थल कौन सा है जहाँ से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो वह है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले में है, वर्तमान में यह नीमका थाना के जिले में। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले थे। तो ये गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। मछली पकड़ने के कांटे के जो साक्ष्य हैं प्रमाण है वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यानी कौन सी सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिनों है, तांबे की पिनों को, जो कि पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उस समय निर्यात भी किया जाता था, तो वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिनों के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जो कि उस समय पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात भी किए जाते थे। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन। यानी इस प्रकार के ये जो 2 प्रकार की बातें हैं वो कौन सी सभ्यता के स्थल से संबंधित है जिसमें मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। यानी मिट्टी के बर्तन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन है, और लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन। तो ये गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जो सभ्यता स्थल है उससे मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। अगला प्रश्न है, आहड़ व गणेश्वर सभ्यता स्थल किस काल के उदाहरण माने जाते हैं। तो आहड़ और गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से काल के उदाहरण है। तो वह है ताम्रपाषाण काल सभ्यता से संबंधित है। यानी जो आहड़ और गणेश्वर सभ्यता स्थल है यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है।
अगला प्रश्न है लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है बैराठ, गणेश्वर, सांबर, बागोर और रेड। अब इनमें से कौन सा सही है? लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए जो उपयोगी सभ्यता स्थल है वो कौन सी है? बैराठ है, गणेश्वर है, सांबर है, बागोर है या रेड है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें सही माना गया, जिसमें 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और ये 5, यानी लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए जो उपयोगी सभ्यता स्थल है वो है बैराठ है, सांबर है, बागोर है और रेड है, लेकिन गणेश्वर इसमें नहीं है। तो यदि लोहकालीन इतिहास को जानना है तो उसके लिए हमें जो अध्ययन करना चाहिए वो करना चाहिए बैराठ, सांबर, बागोर और रेड सभ्यता का। निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की है? अगला प्रश्न है कि निम्न विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की है, यानी कौन सी विशेषताएं? स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र, पत्थर के संदूकें और हाथ से बना वस्त्र, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ये तो बैराठ सभ्यता से संबंधित है, यानी स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र, पत्थर की संदूकें और हाथ से बना वस्त्र, ये जो मिले हैं प्रमाण, ये बैराठ सभ्यता से संबंधित है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? तो नाचता हुआ पक्षी ये बैराठ सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 58, मौर्यकालीन स्थल के साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से मिले हैं? तो मौर्यकालीन स्थल के जो प्रमाण है, साक्ष्य हैं, वो राजस्थान के बैराठ सभ्यता स्थल से मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, अशोक का भापरू अभिलेख एवं बौद्ध मठ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक का भापरू अभिलेख और बौद्ध मठ है ये बैराठ सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस सभ्यता स्थल से 8 पंचमारक व 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मोहरें मिली है? तो बैराठ सभ्यता स्थल से 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की जो मोहरें हैं वो बैराठ सभ्यता स्थल से मिली है। अगला प्रश्न है बिजकी की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता के उत्खनन स्थल है? कालीबंगा, आहेड़, बदथल और बैराठ। तो बिजकी पहाड़ी व भीम डूंगरी यह किस सभ्यता के उत्खनन के स्थल है? तो यह बैराठ जो सभ्यता है उसके उत्खनन के स्थल है। कौन सी? बिजकी पहाड़ियाँ और भीम डूंगरी, ये जो उत्खनन है यह बैराठ जो सभ्यता स्थल है उससे ये संबंधित है। अगला प्रश्न है पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो पचमाता सभ्यता स्थल है राजसमंद जिले में स्थित है। पचमाता जो सभ्यता स्थल है यह राजस्थान के राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को कहते थे? तो राजशाही शासन के अंतर्गत राजा का जो प्रमुख मंत्री होता था उसको दीवान के नाम से जाना जाता था। तो राजशाही शासन के अंतर्गत राजा का जो प्रमुख मंत्री होता है उसको दीवान कहते थे। अगला प्रश्न है राजशाही शासन में सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जो जिम्मेदारी होती थी वो किसके पक्ष में होती थी? तो वो बख्शी नाम का जो होता था पद उसके पास में राजशाही शासन में सेना को वेतन देने और सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। अगला प्रश्न है राजशाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने के लिए जिम्मेदारी होती थी? तो वो खजांची के पास में होती थी। राजशाही शासन के अंतर्गत आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जो जिम्मेदारी होती थी वो खजांची के पास में होती थी। अगला प्रश्न है राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी? इसके संबंध में ये दो कथन हैं, स्वामी सेवक के संबंध पर आधारित, रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित। यानी राजस्थान की जो जागीर व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? तो स्वामी और सेवक के संबंध पर आधारित थी या रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित थी? तो इसमें 1 नंबर कथन है वो असत्य है और 2 नंबर कथन इसमें सही है, क्योंकि स्वामी सेवक के संबंध पर आधारित थी उस समय जागीर व्यवस्था नहीं थी, बल्कि रक्त संबंध और कुलीय भावना के ऊपर आधारित व्यवस्था थी जागीरी व्यवस्था। अगला प्रश्न है सतौलिया, घोड़ाधड़ी
मारदड़ी, चौपड़, चौसर और लट्टू चक्र ये क्या हैं? तो ये स्थानीय खेलों के नाम हैं। संतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़, चौसर और लट्टू चक्र ये स्थानीय खेलों के नाम हैं। चरभरे और नारसरी ये क्या हैं? तो ये भी स्थानीय खेल हैं। चरभरे और नारसरी क्या हैं? ये स्थानीय खेलों के नाम हैं। अगला प्रश्न है कजली एवं सातुड़ी तीज कब आती है? तो कजली एवं सातुड़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार आते हैं। तो कजली तीज और सातुड़ी तीज है ये भाद्रपद महीने के अंतर्गत कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार आते हैं। प्रश्न नंबर 70 पुष्कर मेला जो कि अजमेर में किस माह में भरता है? तो पुष्कर मेला है यह अजमेर में, यानी पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है और इसका जो मेला है वो कार्तिक माह में भरता है। कोटा के आधुनिक दशहरे मेले की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में कोटा का जो आधुनिक दशहरे का जो मेला, यानी राजस्थान के अंतर्गत जो दशहरे का जो मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। और इसकी जो शुरुआत है वो महाराजा उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत 1899 में किसके समय में हुई थी? तो उदयपुर के जो हरियाली अमावस्या मेला जो मेला लगता है उदयपुर के अंतर्गत हरियाली अमावस्या का जो मेला लगता है जिसकी शुरुआत 1899 में हुई थी, तो ये किसके समय में हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत हुई थी 1899 में और यह उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है गरीब नवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, उर्स कब को लगता है, कब लगता है? यह रजब के दिन इसका उर्स है, एक तरह से वो मेला लगता है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के सीकर जिले में लगता है और यह किस महीने में बढ़ता है? तो यह फागुन महीने में बढ़ता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर का प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी का मेला वो सीकर में लगता है और ये भाद्रपद महीने में नहीं लगता बल्कि फागुन महीने में ये मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी का मेला सीकर में और फागुन महीने में लगता है। मजार ए फकरी, फकरुद्दीन मौला की मजार कहाँ स्थित है? तो फकरुद्दीन मौला की मजार जिसको मजार ए फकरी कहते हैं यह उदयपुर में स्थित है। दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? दाऊदी बोहरा समाज का जो प्रमुख केंद्र है गलियाकोट किस जिले में है? यह डूंगरपुर में है। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है वहाँ पर गलियाकोट स्थित है, जहाँ पर क्या है? दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र। फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर से भेंट करने वाले राजस्थान के प्रमुख संत थे, कौन थे? दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी जो कि फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर से भेंट करने वाले राजस्थान के प्रमुख संत थे। संत श्रद्धानाथ जी का आश्रम स्थित है, तो ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। संत श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी किस जिले में है? तो बस्सी है वो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जहाँ पर काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली जो कला है वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठना गांव किस जिले में है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध जेठना गांव है यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रमुख गांव है। टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा जो कला है वो मोलेला नामक स्थान की प्रसिद्ध है। लाख आभूषण का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जोधपुर का। लाख कला का जो कार्य है वो जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 84 है जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसमें ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ये चारों ही शहर प्रसिद्ध हैं जड़ाऊ गहनों के लिए। प्रश्न नंबर 85 है मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो यह कुल 85% जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है
उस पुस्तक से कुल 85 प्रश्नों का चयन किया गया है, जो कि उस पुस्तक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। अब हम आगे की जो क्लास है उसके अंतर्गत है कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान के अंतर्गत कक्षा 7 जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का जो अध्ययन है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।